हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्किमिनियम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर। देखिए सॉल्यूशन जो है हमारा यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगा थ्योरेटिकली, उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वांट ऑफ फैक्टर जो है आपके, उससे पहले मैंने लिख रखा है एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वांट ऑफ फैक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें एबनॉर्मल वैल्यूज आ रही है। इसका क्या मतलब है? देखिए मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपके फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये फॉलो करेगा किसको? नॉन इलेक्ट्रोलाइट को। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो वहां पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, चारों के हमने फॉर्मूले पढ़े, तो वो फॉर्मूले कब लागू होंगे? जब आपके सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब आपने जैसा लिया वैसा का वैसा रहेगा सॉल्यूशन में, ना तो एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा। लेकिन अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? जो आपके डिसोसिएट हो जाए आयंस में। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके आयंस की संख्या बढ़ गई। कहने का मतलब क्या हुआ? मैंने ये आपके एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, जैसे ही मैंने सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व किया, ये आयंस में टूट गया। तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? वेरी कर गए। पहले मुझे क्या लगा था कि पार्टिकल एक है, लेकिन जब ये डिसॉल्व हुआ तो पार्टिकल कितने हो गए? 2। कहने का मतलब ये है कि वहां पर पार्टिकल की जो संख्या है वो चेंज हो जाती है थ्योरेटिकल जो हमने ली थी उसके कंपैरिजन में। तो वहां पर कंपेयर करना कि थ्योरेटिकल में और एक्सपेरिमेंटल में क्या रिलेशन है, उसके लिए एक फैक्टर हम लेते हैं जिसको हम कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। अब वांट ऑफ फैक्टर क्या है उसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वापस से ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला याद दिलाता हूं। वहां पर मैंने आपको लिखा था पाई इक्वल्स टू CRT। ये मैंने लिखा था, आपके थ्योरेटिकल फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट है और 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो वहां पर आप लिख सकते हो XCRT। ये मैंने आपको पढ़ाया था। और मैंने X क्या बताया था कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो X का मतलब क्या है कि एक फॉर्मूला यूनिट से कितने आयन बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा था कि NaCl अगर आप ले रहे हो और 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो ये किस में डिसोसिएट होगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो इस केस में x की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, इसी तरीके से आप और इलेक्ट्रोलाइट भी कर सकते हो। तो x का मतलब क्या है कि एक फॉर्मूला यूनिट से कितने आयन बने, वो x है। तो यहां पर x को भी आप वांट ऑफ फैक्टर कह सकते हो, लेकिन ये केवल एक स्पेशल कंडीशन है कि जब आपके डिसोसिएशन 100% हो। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट ना हो, उससे कम हो। तो उस केस में आप कैसे समझ सकते हो? यहां पर आपने x को क्या समझा कि एक फॉर्मूला यूनिट से कितने आयन बन रहे हैं। तो अगर हम थ्योरेटिकल बात करें तो एक आपके जो फॉर्मूला यूनिट है, जो भी आपने सॉल्यूट लिया है, उससे एक्चुअल में कितने आयन बने इफेक्टिवली, वो आपके वांट ऑफ फैक्टर होता है। अब यहां तो आपके क्या है, पूरा डिसोसिएट हो गया तो आपने एक्चुअल में बता दिया 2। लेकिन पूरा डिसोसिएट ना हो तो उस केस में आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला फैक्टर काम में आता है। ठीक है, अभी हम उसको और डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर को अगर आपको दिमाग में इमेजिन करना है कि वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या बताती है, तो उसका मतलब यह है कि एक फॉर्मूला यूनिट आपने जो लिया है उससे इफेक्टिवली रिजल्ट में कितने आयन बने, वो आपके क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है। ठीक है, इससे आप कोरिलेट कर सकते हो। लेकिन ये स्पेशल कंडीशन है 100% डिसोसिएशन के केस के लिए। लेकिन अगर 100% ना हो तो वहां पर हम उसको और तरीके से डिफाइन करते हैं। तो अब देखिए यहां पर मैंने 3 फॉर्मूले लिख रखे हैं। वांट ऑफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं, उसके मैंने 3 फॉर्मूले लिख रखे हैं। क्या क्या फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी जो मैंने आपको कहा कि भाई आप दिमाग में इमेजिन करो, क्या इमेजिन करो कि एक पार्टिकल से आपके कितने पार्टिकल बने। तो ये आपको सिंपल डेफिनेशन के फॉर्म में समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला के बेस पे कहूं तो ये मैंने कहा ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB। स्टार्टिंग में इसके मैंने कहा कि फॉर्मूला यूनिट है 100। ठीक है, तो आपके यहां पर ये कंडीशन आ रही है A प्लस प्लस बी माइनस। स्टार्टिंग में मैंने कहा t इक्वल्स टू 0 पर ये 100 है और ये 0 है और ये 0 है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि भाई साम्य स्थापित हो गया, सॉल्यूशन बन गया, साम्य स्थापित हो गया, फिर मैंने कहा कि ये 50 रह गए। कितने रह गए? 50। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से कितने टूट गए? 50 टूट गए और 50 रह गए। अब 50 टूट गए तो 50 आयन बनेंगे A प्लस के,
और 50 आयन बनेंगे किसके, बी माइनस के। तो अब जब आप निकालोगे इस फॉर्मूले से आई की वैल्यू क्या निकलेगी, आपने क्या लिख रखा है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब अब जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो एक्चुअल में सामने की स्थिति में कि भी कितने पार्टिकल की संख्या है, तो वहां पर आप क्या देखोगे, 50, 50 और 50, टोटल कितने हैं, 150। तो ये आ गया ऊपर ऑब्जर्व्ड। और थ्योरेटिकल क्या था जो आपने स्टार्टिंग में लिया था, थ्योरेटिकल मैंने लिया था 100, तो ये आ गया 100, तो ये कितना आ जाएगा 1.5। तो अब जो मैंने आपको थ्योरेटिकल कहा था वो आपके कैसे समझ में आ गया कि आपने कहा वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है 1.5, इसका मतलब एक अगर आप फॉर्मुला यूनिट लेते तो उससे 1.5 आपके पार्टिकल्स आते, तो आपने 100 ले लिए तो कितने आ गए, 150 आ गए। बात एक ही है, सेम टू सेम मीनिंग है, ठीक है। ये आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो। दूसरा दे रखा है फॉर्मूला, आई जो है वो है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने क्या देखा है कि आपके अगर मान लीजिए डिसोसिएशन हो रहा है, बेसिकली डिसोसिएशन होता है, तो वहां पर आपके वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है। तो ऑब्जर्व्ड जो है वो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आएगी और थ्योरेटिकल की वैल्यू क्या आएगी, कम। तो जिस रेशो में पार्टिकल की संख्या वेरी करेगी, जैसे यहाँ पर अगर 1.5 आ रहा है पार्टिकल के सेंस में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सेंस में भी यही बात होगी। तो अब जैसे मान लीजिए कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपके अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, अलग अलग कंसंट्रेशन है, तो बताइए किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो वहां पर आपके क्या है, थ्योरेटिकल तो वो है जो आपको पार्टिकल दे रखे हैं, लेकिन ऑब्जर्व्ड क्या आएगी कि आपके एक्चुअल पार्टिकल कितने बने। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों तो फॉर्मूला सेम है। सेम का मतलब क्या है, इन द सेंस ऊपर ऑब्जर्व्ड है और नीचे थ्योरेटिकल है। लेकिन यहां पर ये वाला जो फॉर्मूला है तीसरा, इस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यहां पर उल्टा है, थ्योरेटिकल ऊपर है और ऑब्जर्व्ड नीचे है। अब आप इसको ऐसे समझो कि अगर मैंने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट जो है डिसोसिएट हो रहा है, तो वहां पर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, क्योंकि पार्टिकल एक पार्टिकल आपने लिया था स्टार्टिंग, उससे ज्यादा पार्टिकल बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट के सेंस में बात करूं, तो मॉलिक्यूलर वेट के सेंस में उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि इसको ऐसे समझो कि ये मैंने एक पार्टिकल लिया, इसका वेट है मान लो 10 ग्राम, ठीक है, आपकी जो इच्छा मान सकते हो, मैंने 10 ग्राम मान लिया। तो आपने थ्योरेटिकल जो पार्टिकल लिया था उसकी संख्या 1 थी और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था, 10 ग्राम। लेकिन जब मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व करा, या मान लीजिए किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा, और ये टूट गया, अब ये मान लीजिए कि ये इक्वल पार्ट है, ठीक है, डिफरेंट भी मान सकते हैं, इक्वल भी मान सकते हैं। अब ये मैंने कहा इक्वल पार्ट में टूट गया, तो अब जब आप इसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे तो आप एवरेज ले लो। तो एवरेज लेने का मतलब क्या हुआ कि आपके एक का वेट 10 ग्राम था, अब इसका जो भी है दोनों का वेट मिलाकर 10 ग्राम है, लेकिन पार्टिकल की संख्या कितनी है, 2 हो गई। तो एवरेज जब आप लोगे तो 10/2 कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब अब क्या हुआ, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, 5। तो अब हम क्या कह सकते हैं, थ्योरेटिकल जो आ रहा था वो आ रहा था आपके 10, और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, 5। तो ये आ गया 2। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि जो आपने पार्टिकल लिया था वो 100% डिसोसिएट होगा 2 पार्टिकल में, तो यहां पर आ जाएगा 2। तो ये आपके जब मॉलिक्यूलर वेट के सेंस में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर थ्योरेटिकल ऊपर आएगा और ऑब्जर्व्ड नीचे आएगा। तो यहाँ पर वो क्या करता है, वांट ऑफ फैक्टर देता है और आपको दोनों में से एक दे देगा कि थ्योरेटिकल ये है, ऑब्जर्व बताओ, और ऑब्जर्व ये है, थ्योरेटिकल बताओ। तो यहाँ पर हमने वांट ऑफ फैक्टर से बेसिकली क्या सीखा कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो और पार्टिकल डिसोसिएट हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी कर जाते हैं। तो वहां पर रिलेशन को कोरिलेट करने के लिए या रिजल्ट को मैच करने के लिए एक फैक्टर की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर 3 फॉर्म में हमने वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करा, ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा फॉर्मूला हमने कहा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और तीसरा फॉर्मूला हमने कहा थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल आता है जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर कोरिलेट होता है। इसका मतलब दोनों में से एक दे रखा होता है और दूसरे के बारे में पूछा होता है। अब यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया। वांट ऑफ फैक्टर क्या है कि अगर आपने स्टार्टिंग में एक पार्टिकल लिया है थ्योरेटिकली, तो ओवरऑल आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन में उस एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल बने। इसके अलावा एक टर्म होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे डिफाइन करें, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये है कि अगर आपने थ्योरेटिकली एक पार्टिकल लिया है,
तो उसमें से कितने पार्टिकल टूटे। इसको कैसे समझे, इसको आप ऐसे समझो कि मैंने स्टार्टिंग में लिए 100 पार्टिकल, ठीक है। जैसे अभी मैंने NaCl का एग्जांपल लिया था, उसमें से मैंने कहा कि 20 पार्टिकल टूट गए, 20 पार्टिकल क्या हो गए, टूट गए। तो वहां पर आप क्या कहोगे, 80 पार्टिकल तो एज इट इज रह गए और 20 पार्टिकल के क्या बन गए, आयन बन गए, ठीक है। ये आपने कहा कंडीशंस। तो अब यहां पर आप अल्फा को कैसे डिफाइन करोगे कि 100 में से कितने टूटे, 20 टूटे, तो एक में से कितना टूटेगा। तो आपने क्या कहा, 100 में से कितने पार्टिकल टूटे, 20, तो एक पार्टिकल में से कितना टूटता, तो ये हो जाएगा 20/100, तो ये आ जाएगा आपके 0.2। तो डिग्री ऑफ आपके जो डिसोसिएशन है, या कई बार डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कह देते हैं, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का सीधा सा मतलब ये है कि एक आपके जो आपने मॉलिक्यूल लिया है या जो आपने फॉर्मूला यूनिट ली है उसमें से कितने मॉलिक्यूल या कितनी फॉर्मूला यूनिट जो है वो डिसोसिएट हो गई है। तो अब आप ऐसे सोचेंगे एक में से तो 0.2 नहीं हो सकता, तो वो हम एक्चुअल में फॉर्मूले की वैल्यू आती है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल वो ऊपर आ जाता है जो कि आपकी 20 है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल या टोटल मॉलिक्यूल जो कि 100 है, वो स्टार्टिंग में जो आपने लिया वो नीचे आ जाता है। तो ये आ गया आपके 0.2। और अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हो सकती है, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। भाई ज्यादा ज्यादा एक पूरा टूट जाएगा। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखने में इंटरेस्टिंग है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि एक तो ये कह रहा है कि आपके थ्योरेटिकली देखा जाए तो आपने जो पार्टिकल लिए थे, एक पार्टिकल आपने लिया तो उसमें से कितने टूटे वो अल्फा को बता रहा है। उसका फॉर्मूला क्या है, जो टूटे वो ऊपर और जो टोटल थे वो नीचे, तो ये आपके एक है उससे कम आएगा। और वॉन्ट ऑफ फैक्टर बता रहा है कि आपने अगर एक पार्टिकल लिया था तो उसमें से टूटने के बाद ओवरऑल रिजल्ट के तौर पर एक से कितने बने। तो आप क्या कहोगे, जो टोटल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल है वो ऊपर और स्टार्टिंग में जो आपने लिए थे वो नीचे, तो वो आपके अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो एक से ज्यादा आएगी। अब यहाँ पर इसमें रिलेशन की बात आ रही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वॉन्ट ऑफ फैक्टर दोनों में आपको मीनिंग क्या है इमेजिनेशन करने के लिए वो मैंने आपको समझा दिया। फॉर्मूला भी मैंने आपको दोनों का बता दिया, समझा भी दिया एज ए न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर दोनों में रिलेशन क्या है, तो देखिए इसको समझने के लिए हमने एक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला ले लिया AX/BY, ठीक है। ए आपके स्टार्टिंग में है तो कैटायन समझ लीजिए और ये बी आपके क्या है, एनायन है, AX/BY। तो यहाँ पर जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये X जो है वो आगे आ जाएगा। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट के फॉर्म में, ठीक है। तो यह X आगे आ गया, ठीक है। और ये A के ऊपर चार्ज क्या आ गया, Y+। इसको आप चाहो तो सिंपली करने के लिए सिंपल प्लस चार्ज भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली ये X है और Y आपके आगे आ गया और B के पास क्या आ गया, X-। अब यहाँ पर ये कह रहा है t=0 पे। अब इसको सिंपल करने के लिए, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैंने कहा कि स्टार्टिंग में एक पार्टिकल था, कितना था, एक पार्टिकल। तो जब स्टार्टिंग में एक पार्टिकल था t0 पे, मतलब कोई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो ये 0 है और ये 0। बाद में मैं चेंज कर दूंगा ताकि आपके एक्चुअल फॉर्म आ जाए, अभी मैं सिंपल समझने के लिए एक ले रहा हूं। अब यहां पर आप इसको ऐसे समझो कि मैंने आपको क्या कहा, कितने पार्टिकल टूट गए, तो एक में से कितने पार्टिकल टूटे उसको आप अल्फा कह रहे हो। तो यहाँ पर सामने पे जो है इक्विलिब्रियम पर ये हो जाएगा 1 - अल्फा के बराबर। भाई जो टूट गए वो माइनस कर दो, बचे हुए क्या आ गए, यहाँ आ गए। भाई जैसे मैंने आपसे क्या कहा, 100 में से आपके 20 टूट गए तो बचे कितने, 80, तो ये आ गए। तो ये अल्फा जो है वो किसको बता रहा है, 20 को, और ये आपके 100 को बता रहा है, ठीक है। 1 - अल्फा आ गया। अब जितने टूटे, अब यहां पर तो मैंने क्या कहा था, जैसे NaCl है, सपोज NaCl है, तो यहां पर हमने क्या कहा कि एक Na+ और +Cl-, तो एक फॉर्मूला यूनिट से एक ही कैटायन बन रहा है और एक ही एनायन बन रहा है। लेकिन यहां पर आपकी कैटायन तो है लेकिन साथ में X भी लिखा हुआ है, तो ये आपके आएगा X-अल्फा। क्या आ जाएगा, X-अल्फा। मतलब ये जितने टूटे उससे X गुना ये बनेगा, ठीक है। तो X-अल्फा आ गया और वहां पर Y है तो ये हो जाएगा Y-अल्फा। ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है। ये आपने 1 मान के करा। अब मान लीजिए मैं 1 मानने की जगह इसकी कंसंट्रेशन C ले लेता, तो ये C से मल्टीप्लाई हो जाता, अब 1 की जगह C आ जाता। ये 0 से मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये यहाँ C आ गया, यहाँ C आ गया और यहाँ C आ गया, ठीक है। C का मतलब कंसंट्रेशन आपने ले लिया। अब आप एक्चुअल में जो आपके I की वैल्यू है वो आप लोगे। अब आपने फॉर्मूला क्या लिया था I का, आपने फॉर्मूला ये लिया था कि ऑब्जर्व्ड नंबर जो पार्टिकल है वो ऊपर आएंगे और थ्योरेटिकल पार्टिकल जो है वो नीचे आएंगे, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं और अभी जो मैंने लिया उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ही बात है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं स्टार्टिंग वाला मान के चलूं, पहले वो मैं यहाँ सॉल्व करके बताया था स्टार्टिंग वाला, तो आपको और आसान हो जाएगा।
स्टार्टिंग वाला समझने के लिए हम वापस से सी को हटा देता हूँ तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, पहले मैं वही सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं सी वाला सॉल्व कर दूंगा। तो मैंने क्या कहा कि आपके थ्योरेटिकल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो हमने स्टार्टिंग में कितने लिए थे, 1। और ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया उस पर पार्टिकल्स कितने बचे हैं। तो पार्टिकल जो बचे हैं वो है 1 माइनस अल्फा, ब्रैकेट हटा के लिख दिया मैंने, प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, ये आपके आ गया। तो ये हो गया आपके आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। ये मैंने 1 मान के करा तो आ गया। अगर मान लीजिए मैं 1 नहीं मानता, सी मानता, तो ये वापस से सी लिख देता हूँ। ये सी आ गया, ये सी आ गया और ये सी आ गया। तो यहां पर अब जो आपके थ्योरेटिकल होती वो नीचे सी होती और ऊपर क्या होती, सी 1 माइनस अल्फा प्लस सी एक्स अल्फा प्लस सी वाई अल्फा। और होता क्या, ओवरऑल आप क्या करते हैं, सी को कॉमन ले लेते हैं और सी को कॉमन ले लेते ऊपर, तो ये सी जो है कॉमन आने के बाद इससे कट जाता। तो फाइनली आपके जो है आई जो बचा वो बच गया आपके 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या करा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, इसको और कॉमन करता हूं मैं। चलिए पहले एक बार इसको करता हूं, अल्फा कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट में क्या गया, एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा स्टेप वाइज करते हैं। मैंने क्या करा, आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा था, तो मैंने क्या करा, इसको आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक बार को, प्लस इन दोनों का अल्फा कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई कर दिया। अब एक्स प्लस वाई एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में एक्स क्या है, नंबर ऑफ कैटायंस है। एक्स किसको बता रहा है, कैटायन की संख्या को, और वाई किसको बता रहा है, एनायन की संख्या को। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो वो क्या बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस की संख्या। अब उसमें आप कैटायंस को एनायन को मिला दिया मैंने, तो अब इन दोनों का जो सम है उसको मैं एन मेंशन कर देता हूं। एन का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो यहां पर मैंने इसको लिखा आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब एन क्या है यहां पर, टोटल नंबर ऑफ आयंस। एक्स क्या था, नंबर ऑफ कैटायंस, वाई क्या था, नंबर ऑफ एनायंस, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो एक फॉर्मूला ये आ गया। अब यहां पर मैं वापस से क्या करता हूं, अल्फा कॉमन ले लेता हूं, तो ये मैं ब्रैकेट हटा देता हूं ताकि आपको सॉल्व समझने में आसानी हो। तो ये तो 1 तो अलग हो गया, 1 प्लस अब यहां पर मैंने क्या करा, अल्फा कॉमन लेना है मुझे, तो अल्फा मैं ब्रैकेट के बाद में लिखता हूं, पहले लिखेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। अब यहां पर क्या है कि ये अल्फा कॉमन ले लिया तो ये -1 आ रहा है और ये आ रहा है प्लस का n। तो वो -1 बाद में n लिखेंगे तो उससे बेटर क्या है, n-1 लिखते हैं। ये आपके ओवरऑल फाइनल फॉर्मूला आ रहा है आई का। तो हमने क्या देखा, आई का जो लास्ट में फॉर्मूला आया इन द सेंस ऑफ अल्फा, वो क्या आ रहा है, आई इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 अल्फा। ये फॉर्मूला आ रहा है, आई इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 अल्फा। ये फॉर्मूला आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप इसको इसी फॉर्म में याद रखो, अच्छी बात है। इस फॉर्म में याद नहीं रखोगे, अल्फा के फॉर्म में याद रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा के फॉर्म में याद रखना है, तो मैंने क्या करा, ये आई, ये 1 यहाँ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, i-1 ब्रैकेट में ले लिया और ये हो गया n-1 अल्फा। अब मुझे अल्फा चाहिए तो अल्फा मैंने एक साइड रहने दिया, तो ये क्या आ जाएगा, i-1 चाहो तो ब्रैकेट में ले लो अपॉन n-1। अब एक ही बात है, आप एक फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। तो आप ये वाला याद रखो, आई इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 अल्फा, ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब यहां पर आपको करना क्या है, n जो है एक्चुअल में क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस है। अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया एक NaCl, एक मैंने लिया MgCl2, एक मैंने लिया AlCl3, और भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट ले लो आप, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, और आप जो इच्छा हो ले सकते हो आप। अब यहां पर जब मैं इसको वैल्यू की बात करूंगा i इक्वल्स टू, तो इस केस में क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू क्या, 1 प्लस n-1 अल्फा। n है टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो ये NaCl में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब 1 प्लस अल्फा, सीधा सीधा सा। ठीक है, तो n-1 का मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस में से एक कम कर दो, तो वो हो जाएगा
1 प्लस एन माइनस वन अल्फा। तो यहाँ पर 2 आयन थे, 2 में से एक कम करे, एक बच गया तो 1 प्लस अल्फा। MgCl2 में कितने आयन है? 3 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। ये हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए 3 में से एक कम करा 2 हो गया, टोटल कितने? 4, 4 में से एक कम कर कितने हो गए? 3 हो गए, 1 प्लस 3 अल्फा। टोटल आयन कितने? 2 और 3 5, 5 में से मैंने कितने कम करे? एक कम करा, तो ये हो गया 1 प्लस 4 अल्फा, ये आ गया। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के सेंस में आ रहा है। किसके सेंस में आ रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के सेंस में आ रहा है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज वापस से रिपीट करता हूं, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पाई इक्वल्स टू एक्स सी आर टी, ये आपने लिया था ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन ये एक्स मैंने क्या कहा था? नंबर ऑफ आयंस। एक्स का मतलब भी क्या था? नंबर ऑफ आयंस ही था। जैसे यहां पर हम एन ले रहे हैं ना, नंबर ऑफ आयंस, वैसे एक्स का मतलब भी सीधा सा ये नंबर ऑफ आयंस की, भाई एक फॉर्मूले से नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं। तो ये डायरेक्ट मैंने ले लिया था, नंबर ऑफ आयंस मतलब एक्स ले लिया, मतलब एन ले लिया, लेकिन कंडीशन क्या थी? 100% डिसोसिएशन। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि अगर अल्फा 100% डिसोसिएशन को शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है 100% डिसोसिएशन को शो कर रहा है, तो उस स्पेशल कंडीशन में ये किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू 1 आएगी 100% डिसोसिएशन में, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, 1 प्लस 2, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि अगर ये 100% डिसोसिएशन है तो आई जो है वो एक्चुअल में एक्स में कन्वर्ट हो गया, जो कि सीधा साधा नंबर ऑफ आयंस। अब क्योंकि वो पूरे के पूरे नहीं टूट रहे हैं, तो उस केस में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कंसेप्ट लेना पड़ा, जिसको हम अल्फा कह रहे हैं। तो ये आपकी एक्चुअल कंडीशन है, आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, आई इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा, आई इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अल्फा, आई इक्वल्स टू 1 प्लस 4 अल्फा। और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो आई के सेंस में याद रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई इक्वल्स टू क्या है? 1 प्लस एन माइनस वन अल्फा, ये आपको याद रखना है। और अल्फा के सेंस में याद रखेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। दोनों के फॉर्म में फॉर्मूले भी पूछ रखे हैं और न्यूमेरिकल भी पूछते हैं कि भाई आई की वैल्यू इतनी है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है तो आई की वैल्यू कितनी होगी। नो डाउट साथ में वो इलेक्ट्रोलाइट देगा कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है। तो देखिए 99% जब क्वेश्चन आता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर पे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे आता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट पे आता है। लेकिन इसके उलट एक केस और होता है जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन का केस। डिसोसिएशन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा है कि एक फॉर्मुला यूनिट लिया, वो क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, मतलब पार्टिकल की संख्या बढ़ रही है। लेकिन एक इसके जस्ट अपोजिट है जिसमें एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन में क्या होता है? पार्टिकल की संख्या घटती है। लेकिन उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सॉल्व किया, वैसे ही हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी सॉल्व करेंगे। यहां पर भी हम क्या करेंगे? रिलेशन निकालेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर में। देखते हैं। अब यहां पर क्या है? इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि आपके ए जो है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, और एन का मतलब कि कितनी यूनिट जो है वो मिलकर नया मॉलिक्यूल बनाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके दो अलग अलग यूनिट है और ये दो मिलके एक यूनिट बना रही है, तो हम क्या कह रहे हैं? डाइमर बना रही है। क्या बना रही है? डाइमर। तो वहां पर हमने क्या कहा? दो पार्टिकल मिलके एक नया पार्टिकल बना रहे हैं, तो n यहां पर क्या हो जाएगा? 2। n क्या हो जाएगा? 2। तो हमने क्या कहा? n पार्टिकल मिलकर किसके? a के एक पार्टिकल बना रहे हैं, ठीक है। तो अब t0 पर क्या था? मैंने कहा कंसंट्रेशन c है मान लो, और ये क्या है? 0। अब मैं कह रहा हूं एट इक्विलिब्रियम, साम्य पर। तो जैसे हमने वहां पर कहा था कि भाई एक पार्टिकल में से कितने टूटे, वो अल्फा हो जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या कहा? c1 माइनस अल्फा। क्या कह दिया? c1 माइनस अल्फा। अब यहां पर बने कितने? तो वहां पर मैंने कहा एक्स कैटायन दे दो, एक्स अल्फा लिख रहा था मैं, सी एक्स अल्फा, तो सी तो आएगा ही आएगा। लेकिन अब यहां पर एक्स नहीं आएगा, अल्फा तो है लेकिन नीचे क्या है? एन। क्यों? क्योंकि जितने टूटे उतने नहीं बनेंगे, उसमें एन का भाग जाएगा। कितने भाग जाएगा? एन का भाग जाएगा। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में 100 मॉलिक्यूल लिए थे, ठीक है, ये मैंने कह दिया एन ए, ये मैं कह देता हूँ 2a समझने के लिए, 2a, और ये आपके हो जाएगा A2, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने T0 पर ये 100 ले लिया और ये 0 ले लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर 100 में से 40 मॉलिक्यूल जो थे वो टूट गए, किसके? ए के। तो बचे कितने? 60। तो 60 तो यहां आ गया। अब जो 40 टूटे उसमें से इसके कितने बनेंगे? क्यों? क्योंकि 40 तो ए के हैं, लेकिन यहां बन क्या रहा है? A2। तो एक्चुअल में वो 40 के कितने हो जाएंगे? 20। क्यों? क्योंकि वो आपके दो का एक बन रहा है।
तो हमने क्या कहा, इसको इक्वेट करने के लिए हमने क्या कहा कि ये जो आप 60 लिख रहे हो इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं 100 माइनस एक्स, एक्स जो भी मतलब जितने टूटे 40 है तो 40 आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा x/2, और 1 के सेंस में कहोगे तो अल्फा आ जाएगा, तो आपने क्या कहा 1 माइनस अल्फा, और ये आ जाएगा अल्फा अपॉन एन। तो देखिए वहां पर भी कुछ इस तरीके से ही है 1 माइनस अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा अपॉन एन, समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो फाइनली आपके क्या आएगा आई क्या आ जाएगा ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। तो ऑब्जर्व क्या है सी 1 माइनस अल्फा प्लस सी अल्फा अपॉन एन, वो मैंने ऊपर लिख दिया, और थ्योरेटिकल क्या है सी, वो मैंने नीचे लिख दिया। सी को आप कॉमन लोगे तो सी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या नीचे तो आपके 1 रह गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, ये रिलेशन आ गया आई का अल्फा के साथ। अब इसको अगर आपको अल्फा के सेंस में लिखना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, अब ध्यान आपको क्या रखना है कि यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्फा का मतलब क्या है कि आपने शुरू में जितने पार्टिकल लिए एंड में एक पार्टिकल के कंपेरिजन में कितने पार्टिकल बच रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने क्या कहा था, शुरू में 1 ले रहे हैं तो बाद में वो 1.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.25, 2.5 कितने भी हो सकते हैं, 1 से ज्यादा आएगा इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ एसोसिएशन हो रहा है। तो आपके पार्टिकल जुड़ रहे हैं, तो पार्टिकल जब जुड़ेंगे तो ओवरऑल पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी कम, तो वहां पर आई जो है वो आएगा 1 से कम। कैसे समझ सकते हैं कि अल्फा जो है वो आपके बड़ा है अल्फा अपॉन एन की तुलना में। क्यों, क्योंकि आप किसी चीज को भाग दोगे, जैसे ये भी जो भी वैल्यू उसको मैं भाग दूंगा एन से, अब एन कम से कम क्या होगा 2 3 4 ऐसे होगा, तो ये वैल्यू छोटी आएगी। तो प्लस वाली वैल्यू छोटी है और माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 1 से कम आएगी। अब आपको सॉल्व करना, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर अल्फा जो है उसको लेफ्ट में ले जाओ, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस में, और इसको भी लेफ्ट में ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस में अल्फा अपॉन एन। ठीक है, ये लेफ्ट में ले गए। अब ये 1 है, देखिए हमेशा क्या होता है बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस होती है, तो वहां पर हमने i माइनस 1 किया था, लेकिन यहाँ पर i की वैल्यू कम है तो हम क्या करेंगे 1 माइनस आई करेंगे, तो ये i इधर आ गया तो ये हो गया i 1 माइनस आई। ठीक है, ये फर्क है। अब आप क्या करो, ये मैंने नीचे n कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n अल्फा और माइनस अल्फा, ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस आई, ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या करा, ये n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब n को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया n अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू n 1 माइनस आई। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आप अल्फा कॉमन ले सकते हो, अल्फा कॉमन लिया तो ये हो गया n माइनस 1, तो ये हो गया n 1 माइनस आई। ठीक है, और फिर ये आप क्या कर सकते हो, इसको नीचे डिवाइड कर सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अल्फा मैंने रहने दिया और ये हो गया n 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1, ये आपके फाइनली फॉर्मूला आ गया। हालांकि एसोसिएशन वाला जो है बहुत ज्यादा आपसे ना तो कोई फॉर्मूला पूछ रहा है ना आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो। एग्जाम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन डिसोसिएशन पे आते हैं, तो वांट ऑफ फैक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्ट वांट ऑफ फैक्टर पे आपके न्यूमेरिकल ना भी आए तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं कि निम्न में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी किस केस में, तो वो अलग अलग आपको ऑप्शन देगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, और उसकी कंसंट्रेशन देगा, तो वहां पर आपको उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकालनी है, और आपके जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालोगे तो वहां पर वांट ऑफ फैक्टर का रोल होगा। तो अब आपने क्या पढ़ा था, वांट ऑफ फैक्टर क्या है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपको ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है जो कि एक्चुअल है, एक्सपेरिमेंटल है, तो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को वांट ऑफ फैक्टर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल आपकी जो थ्योरी है सॉल्यूशन यूनिट की वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो है हम 2-3 वीडियो एमसीक्यू के करेंगे, जिसमें हम आरपीएससी के डिफरेंट जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, चाहे वो स्कूल लेक्चरर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर का हो, सेट का हो, सेकेंड ग्रेड का हो, जो भी एग्जाम है वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपके जो भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उनको क्या करूँगा, सॉल्व करवाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।